Okay, तो अब yesterday we completed what are the essential elements of a valid offer, correct? We saw offer must be clear, definite, then it should be capable of creating a legal relation. अच्छा, ये जो point है ना second वाला, इसको highlight कर लो. आज we will be writing one case, ठीक है? इसके ऊपर it's not a case, it's a direct question rather, ठीक है? So we did all the essential elements of a valid offer, ठीक है? तो जो हमारा एक हम टेबल बनाते हैं that is offer plus acceptance, ठीक है, is equal to promise, correct? Now by this time you must be able to draw this, ठीक है? प्रॉमिस में हम क्या ऐड कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे कंसिडरेशन, मतलब कि वैल्यू. तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? अग्रीमेंट, ठीक है? अग्रीमेंट में वी विल ऐड इन्फोर्सिबिलिटी which is equal to a contract, correct? You should be able to draw this on your own. Now this chapter works, पहले हम ऑफर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, जो अभी हमने कल खत्म कर ली. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, राइट? देन आफ्टर दैट we have all the things about acceptance. Then second unit, unit number 2, is solely based on the word consideration, ठीक है? And so on and so forth. We will study what is an agreement, what are the essential elements of an agreement. फिर end में contract है. तो पूरा chapter works on this particular length, ठीक है? Now yesterday we completed essential elements of a valid offer, ठीक है? Today we will see, इसके बाद जो next topic है, the next topic is what is not a offer. ये हम बाद में कर लेंगे. After that we have end of offer, ठीक है? Come to the next page. End of offer. What does the subheading mean? कि ऑफर कब खत्म हो जाएगा. ओके, ऑफर क्या होता है? मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रिगार्डिंग व्हाट इज एन ऑफर, करेक्ट? तो जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, दैट डू यू वांट टू परचेस माय वॉच, डू यू वांट टू परचेस माय लैपटॉप, एज आई एम विलिंग टू सेल द सेम. तो इसको कहते हैं ऑफर, है ना? यूजुअली ऑफर एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो दिस वी क्लासिफाइड इट एज द टर्म ऑफर, ठीक है? बट अगर मैं सिंपली सिर्फ इतना कहती हूँ दैट मेरी इच्छा है कि मैं अपनी वॉच सेल करूं, क्या हम इसे ऑफर कहेंगे? नो, दिस इज नॉट एन ऑफर. दिस इज मियर डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन, है ना? तो इंटेंशन को डिस्क्लोज करना ऑफर कहलाने के लिए काफी नहीं होता है, ठीक है? सो वी हैव ऑल्सो सीन कि हम किस चीज को ऑफर कहेंगे, कौन सी चीज ऑफर नहीं होती है, ठीक है? सिर्फ ये कहना कि मैं सोच रही हूं कि मैं अपनी वॉच सेल करूं, क्या हम इसे ऑफर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे. और इफ आई से मेरी इच्छा है कि मैं अपनी वॉच को सेल करूं, इज दिस एन ऑफर? अगेन दिस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है? व्हाट इज दिस? आई एम जस्ट मियरली डिस्क्लोजिंग माई इंटेंशन टू ऑफर, बट am I offering? The answer is no. I am just merely disclosing my intention to sell, ठीक है? तो इसको हम ऑफर कहेंगे क्या? द आंसर इज नो. ओके, ठीक है. नाउ टुडेज टॉपिक डील्स विथ एंड ऑफ ऑफर. लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. देखो, एन ऑफर कम्स टू एन एंड इन द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं. लेट अस सी फर्स्ट वन, रिवोकेशन. ब्रैकेट में दिया है विड्रॉवल. लेट अस रीड दैट and then we'll frame our example, ठीक है? Okay, according to section 5 of the ICA, a proposal may be revoked at any time before, ये यहां से हाईलाइट करो, before communication of acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards, ठीक है? रिवोकेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. इट मीन्स इफ आई एम सेइंग समथिंग, तो मैं अपने वर्ड्स को वापस ले लेती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? रिवोकेशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल सुनो, नाउ आई टोल्ड यू कि आई एम विलिंग टू सेल दिस पेन फॉर ₹10, ठीक है? डू यू वांट टू परचेस इट? तो पहले तो हम इसे वी हैव टू क्लासिफाई, इज दिस एन ऑफर और इज दिस नॉट अ ऑफर, ठीक है? तो मैंने तो इंटेंशन के साथ कहा है कि मुझे ये पेन बेचनी है, क्या आपको खरीदनी है ना? ये मैंने ऑफर दिया आपको, राइट? सो when we classify, this is an offer. Why? Because इसमें दिख रहा है
कि आप बेचना भी चाहते हो, प्लस यू आर आस्किंग द पर्सन, राइट? द सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्टली दिस इज एन ऑफर. अब हुआ क्या, मैंने आपको पूछा डू यू वांट टू परचेज दिस पेन, ठीक है? तो आपने मुझे कहा कि मैं तुमको आज रात तक बताता हूं, ठीक है? यू विल लेट मी नो बाय टुनाइट वेदर यू वांट टू परचेज द पेन और नॉट, ठीक है? ये मैंने आपको सुबह पूछा था दैट डू यू वांट टू परचेज दिस पेन. तो आपने आंसर क्या दिया कि मैं आपको रात तक बताता हूं फाइनल. ओके, सो इन केस अगर मुझे रिवोक करना है, रिवोक मतलब क्या, मैंने जो आपको ऑफर सुबह दिया था अगर मुझे उसे रिवोक करना है, मुझे उसको विड्रॉ करना है, सो अगेन मे बी बाय आफ्टरनून और मे बी बाय इवनिंग आई विल गिव यू अ कॉल एंड आई विल टेल यू कि वो जो मैंने सुबह ऑफर दिया था ना, ठीक है, अब मेरी इच्छा है कि मैं वॉच नहीं बेचूं. तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, आई रिवोक्ड, ठीक है? अच्छा, रिवोकेशन करना कब है, आपके एक्सेप्टेंस आने से पहले. देखो इसलिए जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, व्हाट डज इट से, रिवोकेशन मस्ट बी डन बिफोर, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. मतलब क्या, मैं अगर आपने मुझे रात तक बोला कि यस आई विल परचेज योर पेन, ठीक है, तो उसके बाद मिडनाइट आई कैन नॉट गिव यू अ कॉल एंड टेल यू कि नहीं नहीं नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग माय पेन, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिख लूं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, आई गेव यू द ऑफर इन द मॉर्निंग, ठीक है? अब आप मुझे एक्सेप्टेंस कब देने वाले हो, रात को, इन द नाइट. तो अगर देखा जाए तो मेरे पास इतना सारा समय है अगर मुझे रिवोकेशन करना है तो. समझ रहा है क्या सबको? इफ आई वांट टू रिवोक माय ऑफर गिवन, आई कैन रिवोक बिटवीन दिस टाइम लेंथ. मतलब आपके एक्सेप्टेंस आने से पहले, बिफोर, मे बी इन द आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग, वॉट एवर इट इज. बट मैं इसके बाद रिवोकेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया है, करेक्ट? सो अगर आपको रिवोक करना है आपका ऑफर, इफ यू वांट टू विड्रॉ योर ऑफर, यू हैव टू विड्रॉ इट बिफोर एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय द ऑफरी. समझा है सबको? एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब ऑफरर के हिसाब से, ठीक है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर डज नॉट मीन एनीथिंग, ठीक है? व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जैसे मैंने आपको बोला है ना लिखने के लिए, वैसे ही लिखना. व्हाट यू आर सपोज टू राइट, रिवोकेशन ऑब्लिक विड्रॉवल, ठीक है, कैन बी डन बिफोर, अच्छा यहां से लिख लो, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. अच्छा, पहली बात ये बताओ, एक्सेप्टेंस देता कौन है? एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय द ऑफरी, right? Everybody agrees to that. Acceptance is given by the offeree, correct? अच्छा, ऑफर कौन देता है? ऑफर इज गिवन बाय द ऑफरर. तो यहाँ पर मैं वापस से दोनों पार्टीज लिख लेती हूँ इफ देयर इज अ कंफ्यूजन. देखो, ऑफरर, ऑफरी, इसको एक और नाम क्या है, ऑफरर को और भी क्या बोलते हैं? प्रपोजर. और इसको क्या बोलेंगे? प्रपोजी, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ठीक है? तो अब देखो, एक्सेप्टेंस देगा कौन? एक्सेप्टेंस विल बी गिवन बाय द ऑफरी या प्रपोजी, ठीक है? तो ये एक्सेप्टेंस दे इसको, किसको? प्रपोजर को. उसके पहले यू हैव टू रिवोक द ऑफर विच हैज बीन गिवन बाय द प्रपोजर. इसलिए यहाँ पर लिखा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, बिकॉज ही इज द पर्सन हु गिव्स द ऑफर, ठीक है? ठीक है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. Thus, an offer can end if the offerer revokes or withdraws the offer before it is accepted by the offeree. ठीक है? अच्छा, अब इस केस में एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है. इफ यू वांट यू कैन मेक योर ओन. जैसे मैंने आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का दिया, यू कैन मेक इट इन द सिमिलर वे, ठीक है? या आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपली ड्रॉ किया कि ऑफर इज गिवन इन द मॉर्निंग, ठीक है, एक्सेप्टेंस विल बी गिवन इन द नाइट. तो फिर उनके बीच में ऐसे एक एरो ड्रॉ कर दो,
या एक टाइम लेंथ ड्रॉ करो एंड देन यू कैन राइट रिवोकेशन कैन बी डन इन दिस पीरियड. ठीक है, तो आपने किया क्या है बेसिकली, rather than explaining the example in words, you have explained in a chart format. ठीक है, तो वो भी acceptable होता है. Okay, yes, now look at the next point. Next point देखो, lapse of time. An offer is considered to have lapsed where no acceptance has been made within a specified time or within a reasonable time. For example, आप पूरा example से ही समझ जाएगा, पढ़ो. A applied for the shares of the company in June. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जून में क्या हुआ था, एप्लीकेशन हुआ था. करेक्ट, सो जून में हुआ था अप्लाई या एप्लीकेशन. कब अप्लाई किया था उसने शेयर्स के लिए, जून में. ओके, उसके बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट कब किया गया था कंपनी ने, लेट नवंबर. सो आई विल राइट डाउन नवंबर में अलॉटमेंट. ठीक है, now Mr. A refused to take the shares as he was entitled to do so, as the reasonable time for acceptance of shares has lapsed or come to an end. ठीक है, अब सुनो. Now I hope all of you are aware between these terms, apply और allotment. होता क्या है, अगर कंपनी इज इज ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है, तो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए और इसने मिस्टर ए ने अप्लाई कब किया था शेयर्स के लिए, जून में. अब कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि जब आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए, उसके 3 महीने के बाद अलॉटमेंट होना चाहिए. सो आई विल से जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मैक्स. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सितंबर एंड. ठीक है, तो अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर अलॉटमेंट होना चाहिए तो कब होना चाहिए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो मतलब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से सितंबर एंड. यहाँ पर अलॉटमेंट कब हुआ है, नवंबर में. सो डोंट यू थिंक द रीजनेबल टाइम हैज लैप्स्ड. करेक्ट, तो अब क्या हो रहा है, ये मिस्टर ए शेयर्स लेने से इनकार कर रहा है. ओके, एंड व्हाई इज ही सेइंग नो, बिकॉज द रीजनेबल टाइम हैज लैप्स्ड. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. अप्लाई करने के 3 महीने के अंदर अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर कंपनी ने अलॉटमेंट कब किया है, लेट नवंबर. करेक्ट, तो नाउ as the reasonable time of allotting the shares has lapsed, ठीक है, Mr. A can refuse to take up the shares. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना है, यू कैन राइट इट दैट अब जैसे होता है ना रीजनेबल टाइम की, हम कहते हैं दैट इफ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, परचेस इट बिफोर संडे. तो यहाँ पर आपने फिक्स टाइम कर लिया. अब संडे हो गया, द पर्सन डज नॉट शो अप. ठीक है, वो संडे के बाद नेक्स्ट संडे आता है, तो क्या वो खरीद सकता है, द आंसर इज नो. आप उसको बेचोगे ही नहीं. क्यों, क्योंकि फिक्स टाइम जो था वो खत्म हो चुका था. ठीक है, तो अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो ऑफर भी एंड हो जाता है. सिंपल सी बात है. अब हम जब मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, वो लोग वहां पर उन्होंने ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स में लिखा होता है ऑफर वैलिड टिल ओनली 3rd of March. तो 3rd of March के बाद अगर जाओगे और अगर आप 50% डिस्काउंट क्लेम करोगे, सो विल यू गेट दैट डिस्काउंट, नो, दैट डिस्काउंट वाज ओनली अवेलेबल टिल 3rd of March. करेक्ट, तो यहाँ पर जो टाइम है वो लैप्स हो गया. करेक्ट, टाइम कब तक था, 3rd of March तक. 3rd of March तक इफ यू वांट टू गो टू शॉपिंग यू कैन क्लेम 50% ऑफ डिस्काउंट. बट अगर आप उसके बाद जाते हो तो डिस्काउंट मिलेगा क्या, नहीं. सिंपल सी बात है, राइट. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशंस. एकदम सिंपल है. लुक एट द एग्जांपल, Mr. A offers to sell his two-wheeler to Mr. B provided B pays an advance of rupees 15,000 within 2 days. Failure on the part of B to fulfill the condition will lead to revocation of the offer. अब मैं अगर आपको टू व्हीलर बेच रही हूँ, so who am I? I am the seller, you are the buyer. अब मैंने आपके ऊपर एक कंडीशन रखी है
कि आई विल तो सेल यू द टू व्हीलर प्रोवाइडेड यू गिव मी 10,000 इन एडवांस। ठीक है, ये मैंने कंडीशन रखी, अगर आप मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो ऑफर तो रिवोक हो जाएगा, करेक्ट, एंड देयर विल बी एंड ऑफ ऑफर। सो आई हैव केप्ट अ कंडीशन। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट कंडीशन, तो क्या बात आगे बढ़ेगी? द आंसर इज नो, करेक्ट, बिकॉज आई वांट यू टू फुलफिल माय कंडीशन, correct, and you have accepted also, but you are unable to fulfill it, right? तो ऑफर तो वहीं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, रीड द कंटेक्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? इफ द ऑफरी accepts the offer and fails to fulfill the condition, then the offer can end। ठीक है, क्योंकि बात आगे बढ़ेगी नहीं। कंडीशन इज समथिंग विच यू हैव टू satisfy बिफोर मूविंग अहेड। अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आगे एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आएंगी क्या? नहीं। तो ऑफर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बाय डेथ और इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ओके, in case of offer involving personal skill and talent, the offer stands revoked on the death of the offerer। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। now if you want to make a painting, okay, अगर आपको खुद की पेंटिंग बनानी है, राइट, सो या कुछ भी XYZ बनाना है पेंटिंग के लिए, सो यू गो टू MF हुसैन। ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ सपोजिटली जो पेंटर है, राइट, ही हैज हिज ओन स्किल्स एंड टैलेंट। नाउ यू वांट योर पेंटिंग टू बी डन बाय MF हुसैन। ठीक है, अब MF हुसैन की डेथ हो जाती है, तो क्या उसका सन आपके लिए पेंटिंग बना सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये पर्सनल स्किल्स होते हैं। ये वही इंसान कंप्लीट कर सकता है जिसके पास वो स्किल और टैलेंट हो, करेक्ट। उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई नॉमिनी आपके लिए वो पेंटिंग नहीं बना सकता है, राइट, या आपके लिए गाना नहीं गा सकता है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्किल। एंड सपोजिटली इफ द पर्सन डाइज, राइट, सो यू कैन नॉट मेक श्योर कि अच्छा ये मर गया क्या, चलो ठीक है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल देते हैं टू कंप्लीट द पेंटिंग, राइट, यू कैन नॉट डू सो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्किल, it is a service which is performed by an expert, which only he can give you the service, right? Nobody on his behalf can complete the same। तो अगर कोई एक्सपर्ट है पेंटिंग बनाने वाला, ठीक है, आप उसके बाद जाते हो, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स पेंटिंग, ओके, उसका 1/4 ऑफ पेंटिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एंड देन उसकी डेथ हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बाकी की पेंटिंग है उसका आप क्या करोगे? उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो ऑफर वहीं पर खत्म हो जाता है। यू कैन नॉट मेक श्योर कि उसका कोई भाई या उसका कोई बेटा कंप्लीट कर ले। नो, यू कैन नॉट मेक श्योर दैट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्किल विच इज अ पर्सनल स्किल, राइट, इट्स ही वाज एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट टैलेंटेड वर्क। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, in case of offers which are involving personal skills and talent such as painting, singing, dancing, etc., the offer stands revoked on the death or insanity of the offerer। ठीक है, तो अगर वो मर जाता है बीच में तो ऑफर वहीं पर खत्म हो जाएगा, it will stand revoked। An offer can also end if the offeree dies or becomes insane before he has given his acceptance। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो पेंटिंग बनवाने के लिए आया है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी ऑफर खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली द एक्सपर्ट हु डाइज, इट इज ऑल्सो इन केस इफ द ऑफर ही डाइज ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों पार्टीज में से किसकी भी डेथ हो जाती है तो ऑफर खत्म हो जाएगा। सिंपल, ऐसा आपको समझना है। इफ द पेंटर डाइज और इफ द पर्सन हु हैज कम टू आस्क द पेंटर टू पेंट, अगर वो भी मर जाता है, ठीक है, तो भी ऑफर खत्म हो जाएगा, इट विल एंड। ठीक है, सो इट्स नॉट ओनली द पेंटर हु डाइज इसलिए ऑफर खत्म हो गया, इफ दिस पर्सन ऑल्सो डाइज तो भी ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक है, however if the offer is accepted in the ignorance of death, then it will become a valid contract। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो।
यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली दे आर सेइंग कि जो पेंटर है, ठीक है, उसको एक ऑर्डर आता है, ठीक है, टू पेंट अ हॉर्स सपोजिटली, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पर एक ऑफर दिया, आई कॉल्ड हिम, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि मेरे लिए एक हॉर्स की पेंटिंग रेडी करके रखो, ठीक है, आई विल कम आफ्टर 10 days एंड पिकअप। अब यहाँ पर ही इज पेंटिंग इज ओन, करेक्ट, और मैं तो यहीं पर हूँ। अब यहाँ पर सपोजिटली अगर मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, एंड इफ ही इज नॉट अवेयर, क्या लिखा है सेंटेंस में, वापस पढ़ो, इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड इन द इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। अब मेरी डेथ हो जाती है पर उसको ये बात पता नहीं है दैट आई हैव डाइड, ठीक है, तो वो तो अपना हॉर्स पेंट कर रहा है अच्छे से, राइट, एंड ही इज नॉट अवेयर, ही हैज नो नॉलेज दैट आई हैव डाइड, राइट, तो वो तो अपनी पेंटिंग पूरी कंप्लीट कर लेगा, फिर 10 दिन के बाद वो आएगा मेरे घर पे टू डिलीवर द पेंटिंग, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों कहा है दैट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज when he will come after 10 days after completing the entire painting, he comes at my place and he delivers the painting, so the people over there या जो भी मेरे legal representatives होंगे, they are obligated to pay him the money। इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसने जो हॉर्स की पेंटिंग थी वो पूरी कंप्लीट की इन द इग्नोरेंस ऑफ माई डेथ, उसके पास कोई नॉलेज नहीं था दैट आई हैव डाइड, अगर नॉलेज होता तो वो वहीं पर काम खत्म कर लेता या रोक लेता, राइट। सो आफ्टर 10 days after completing the entire painting, if he comes and delivers it at my place, then my legal representatives or my nominees are obligated to pay him। why? because it becomes a valid contract। और जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है तो पूरा कंप्लीट होता है, पूरा जो लाइन है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमें पता है कि जब हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बीच में कंसिडरेशन भी आता है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसमें सारे एसेंशियल्स आ जाएंगे, तो कंसिडरेशन भी आ जाएगा, हेंस my legal representatives are obligated to pay him for the painting which he has completed। ठीक है, सो ये लास्ट लाइन को हाईलाइट करके रखो। ओके, लुक एट पॉइंट नंबर 5, बाय अ काउंटर ऑफर। A counter offer by the offeree leads to a new offer and the automatic revocation of original offer। अच्छा, ये तो सिंपल है, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, बार्गेनिंग, करेक्ट। आई विल टेल यू 100 रुपीज, यू विल टेल मी 90 रुपीज, करेक्ट। आई विल टेल यू 99 रुपीज, यू विल टेल मी 85 रुपीज, करेक्ट। तो ये हमारे बीच में चल ही रहा है ना, हम बार्गेन करते ही आ रहे हैं। सो सपोजिटली आई टेल यू 100, आपने कहा 90, राइट, फिर मैं 100 से आई 99 पर, तो ये ऑफर और ये ऑफर रिवोक हो गया, फिर आप आ जाओगे 89 पर, करेक्ट, या सॉरी 91 पे, और वट एवर इट इज, है ना, यू कम ऑन 91 या 92 पर आते हो आप, फिर मैं वापस 98 97 पर आती हूँ। तो जैसे जैसे हम एक एक प्राइस करते जा रहे हैं आगे पीछे, तो जो प्रीवियस प्राइजेस हैं वो लैप्स होती जाती हैं, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। जैसे हम वेंडर्स के साथ करते हैं बार्गेनिंग, राइट, वो बोलते हैं कि 200 रुपए नहीं, हम बोलते हैं 150, देन दे कम टू 185 195, देन वी कम टू 170, राइट। तो हम ये एक दूसरे को प्राइजेस देते आ रहे हैं टिल द टाइम वी म्यूचुअली डिसाइड वन प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। मैंने 100 बोला, आपने 90 बोला, करेक्ट, सो यू हैव गिवन मी अ काउंटर ऑफर, फिर मैं 100 से 99 तक आती हूँ, आप 90 से 91 तक आते हो, तो जैसे जैसे ये पूरा चल रहा है, राइट, वी आर डिस्कसिंग द प्राइजेस, तो जो प्रीवियस ऑफर्स हैं वो लैप्स होते जाते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, इन केस द ऑफर becomes impossible to perform like due to change in law, destruction of subject matter, offer stands revoked। okay, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक केस स्टडी भी आ सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर को अंडरलाइन करो। अच्छा, पहले ना हम चेंज ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। अब सपोजिटली पहले टैक्सेशन में कौन से टैक्सेस थे, देयर वाज वैट, करेक्ट, देयर वाज सेल्स टैक्स। तो हमारा जो अग्रीमेंट बना था ना,
तो अग्रीमेंट में आप यू वर टेकिंग गुड्स फ्रॉम मी, ठीक है, फिर मैंने गुड्स के ऊपर, ये गुड्स की प्राइस है, फिर गुड्स के ऊपर मैंने वैट लगवाया, है ना, फिर सेल्स टैक्स लगाया, और फिर जो टोटल आता है वो मैंने आपको कहा कि हमारे अग्रीमेंट का जो टोटल कंसिडरेशन है वो इतना है। अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। तो क्वेश्चन ये है दैट कैन वी परफॉर्म दिस अग्रीमेंट? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस अग्रीमेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्योंकि ये अग्रीमेंट में ऐसे टैक्सेस हैं जो करंटली दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सेशन सिस्टम। तो अब करना क्या पड़ेगा, ये जो हमने बिल बनवाया है ना, इसको वापस से हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग जीएसटी, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग दिस अग्रीमेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्यों? बिकॉज देयर हैज बीन अ चेंज इन लॉ, राइट। पहले टैक्सेशन लॉज क्या थे? अप्लाई वैट, अप्लाई सेल्स टैक्स, करेक्ट। नाउ टैक्सेशन लॉज हैव रिमूव्ड ऑल दीज वेरियस टैक्सेस एंड दे हैव इंक्लूडेड जीएसटी, करेक्ट। तो हमारा ये जो बिल है इसको हमको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। सो दिस बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ हमारा अग्रीमेंट को इमीडिएटली परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर। अब हुआ क्या, आपके और मेरे बीच में ऐसा डिसाइड हुआ है दैट ऑन 1 Feb आई विल सेल यू माई हॉर्स, ठीक है। आपने भी हाँ बोला है, अग्रीमेंट भी तैयार हो गया है। अब जब 1 Feb को आप आते हो, द हॉर्स डाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? हॉर्स, वही डिस्ट्रक्ट हो गया है। यहाँ डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? एक्चुअली तोड़ फोड़ नहीं, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? खत्म हो जाना। फिर सब्जेक्ट मैटर कैसे भी खत्म हो सकता है। सपोजिटली इफ आई मेक एन अग्रीमेंट विथ यू टू सेल टमेटोज, ओके, और जब आप टमेटोज खरीदने के लिए आते हो वो सारे टमेटोज सड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्ट हो चुका है, करेक्ट। या जैसे मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया, ही इज डाइड, करेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है वही किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका है या डैमेज्ड हो चुके हैं, राइट। जैसे अगर हम पटेटोज, टमेटोज या वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा तो अग्रीमेंट कैसे फुलफिल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है परफॉर्म करने के लिए, हेंस द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड। अब सपोजिटली आई हैव द टमेटोज, ठीक है, और वो सड़ गए हैं, तो आप आते हो खरीदने के लिए, यू सी द टमेटोज। अब आई एम द सेलर, राइट, मैं तो चाहूंगी कि आप वो सड़े हुए टमाटर भी खरीद लो, बट पॉइंट ये है कि क्या आप खरीदोगे? ना, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यू विल ऑफ कोर्स सी द सब्जेक्ट मैटर विच यू आर परचेसिंग, है ना। आप क्वालिटी देखोगे, कितनी क्वांटिटी है, इज इट अ ब्रांडेड और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आप तो यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट द सब्जेक्ट मैटर वेरी केयरफुली बिफोर परचेसिंग इट, ठीक है। इसलिए द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सेप्टेंस नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड। ओके, दिस इज वेरी इजी। अब मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने एक मेल लिखा है आपको, और मैंने मेल में क्या लिखा है कि मैं अपना लैपटॉप बेचने वाली हूँ फॉर ₹20,000, ठीक है, या 25,000, क्या आपको खरीदना है? ठीक है, मैंने आपको ये सिंपल ऑफर दिया है ना, रिटन अ मेल, और मेल के लास्ट लाइन में मैंने आपको ये लिखा है दैट इफ यू वांट टू गिव योर एक्सेप्टेंस, अगर आपके तरफ से हाँ है, सो काइंडली मेल मी, डू नॉट व्हाट्सएप, डू नॉट कॉल मी, ठीक है। नाउ ये आपको मेल पहुंच जाता है एंड यू आर रीडिंग द मेल, उसके बावजूद यू आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी दैट यस आई एम रेडी टू परचेज योर लैपटॉप। तो यहां पर आपने मुझे एक्सेप्टेंस तो दी, but you have not given me the acceptance in a prescribed mode in which I asked you to. मैंने आपको क्या बोला? अगर आपको खरीदना है तो आपको क्या करना है? You have to mail me, do not call me, do not WhatsApp me. उसके पढ़ने के बावजूद if you call me and if you give me your acceptance, तो मैं आपका acceptance accept नहीं करूंगी। पढ़ो क्या लिखा है, if the offerer has prescribed a specific mode manner of giving acceptance, then the offeree has to do it accordingly. If he fails to do so, offerer can take back his offer. तो अगर आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि मैं आपका लैपटॉप खरीदने के लिए रेडी हूं, तो मैं आपको क्या बोलूंगी
You have not given me the acceptance as per prescribed mode. Why have you called me? Now I will not sell you my laptop. Why? Because you did not give me your acceptance in a prescribed mode in which I asked you to. है ना? मैंने आपको specifically last line में लिखा था that if you are ready to give me your acceptance, only mail me. मुझे call मत करना. ठीक है? So even after reading the prescribed mode, उसके बाद भी if you do something else, then I will revoke my offer if I want to. ठीक है? And the last one is rejection of offer. मतलब क्या? मैंने आपको कहा do you want to purchase my watch? आपने कहा no. तो यहाँ पर क्या हुआ? You have rejected my offer. तो जब आपकी तरफ से ना है तो क्या बात आगे बढ़ेगी? The answer is no. क्या लिखा है? If the offeree rejects the offer expressly or gives a conditional acceptance to the offer comes to an end. आप ये यहाँ पर जो लिखा है ना conditional acceptance or gives a conditional acceptance मतलब क्या? You are telling me 50% हाँ है 50% ना है ना? तो ये नहीं चलेगा. या तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो पूरा डिनाई करना पड़ेगा. ठीक है? तो अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस देते हो तो भी उसको ना ही माना जाएगा. ठीक है? तो क्या लिखा है? If the offeree rejects the offer or gives conditional acceptance, the offer comes to an end. Once an offer has been rejected, it cannot be subsequently revived. है ना? तो मतलब एक बार आपने मना कर दिया. अब देखो ये थियोरेटिकल है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर लिखा है व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि अगर आपने एक बार रिजेक्ट कर लिया, मैंने आपको पूछा डू यू वांट टू परचेस माय वॉच, आपने नो कह दिया, उसके बाद आप मुझे यस नहीं कह सकते हो. तो क्या लिखा है? वंस एन ऑफर हैज बीन रिजेक्टेड इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली रिवाइव्ड. अब पॉइंट ये है कि ये थोड़ा थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आज मैंने आपको मना कर दिया रात को, कल सुबह उठ के मैं वापस कहती हूँ कि नहीं नहीं आई विल परचेस योर वॉच. तो अगर तब तक आपको कोई दूसरा कस्टमर नहीं मिला है तो चलो आप वो क्या क्या बोलोगे? हाँ चलो ठीक है. राइट? ये थोड़ा थियोरेटिकल है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया है that it cannot be subsequently revived. बट अगर प्रैक्टिकली अगर दोनों पार्टीज चाहें तो हो भी सकता है. ठीक है? तो अगर यू टेल मी दैट डू यू वांट टू परचेस माय वॉच, तो मैं आपको आफ्टरनून को कहती हूँ नहीं. अगेन इन द लेट इवनिंग आई कॉल यू एंड टेल यू यस. राइट? तो then it depends whether you are also ready, है ना? or if you have got some customer which is paying you a price higher than something, तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं मैंने ऑलरेडी किसी को बेच दी है ना? so then it is totally depends upon what two parties want. ठीक है? बट आपको थियोरेटिकली तो यही लिखना है कि एक बार किसी ने अगर ऑफर को रिजेक्ट कर लिया उसके बाद इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड, उसके बाद आप वापस हाँ नहीं कह सकते हो. दिस इज written in the theoretical aspect. Okay, so these were the different ways by which an offer comes to an end. ठीक है? Okay, now come to the questions of Indian Contract Act and tell me what is the first question. सिर्फ मेरे को पार्टीज के नाम बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? Okay, write down the first answer. Mr. X invites Mr. Y for dinner. Y accepts the invitation but fails to turn up. Can X sue Y? तो आंसर क्या है? It is only a social invitation and not a contract. It is not enforceable by law because in social agreements it is a general presumption that parties do not intend to create a legal relationship. जब भी हमने पढ़ा. Thus, X cannot claim any damages from Y. तो आप sue नहीं कर सकते हो, है ना? Because it is a social agreement.